हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया केजर-थेवलिंग, नटालिया गुमनियोक, केशवी मौर्य, रिया सिंघा। तो क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़िए। मिस यूनिवर्स 2024 पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विक्टोरिया केजर-थेवलिंग के द्वारा यह खिताब जीता गया है। बात कर लेते हैं विक्टोरिया कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपके डेनमार्क से। डेनमार्क से बनने वाली ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने आपका ये खिताब जीता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स के कंटेंट में आपका भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था आपके रिया सिंघा ने। इसको भी आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार आपके भारत का प्रतिनिधित्व आपसे पूछ लिया जाता है। ये बात हुई मिस यूनिवर्स 2024 की, लेकिन हाल ही में आपके मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता की गई थी, उसमें कौन विनर बना है? तो यानी आपको ये भी आपको याद रखना है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपका। तो ये खिताब जीता है आपकी ओपल सुचाता चंगसाई ने। इनको भी आप याद रखना, क्योंकि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये आपके थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड 2025 यानी मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन भारत में किया गया था। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया केजर-थेवलिंग ने, जो कि बिलोंग करती हैं आपके डेनमार्क से। आपके भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें रिया सिंघा ने। लेकिन मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, क्योंकि ये प्रतियोगिता हाल ही में हुई है, ओपल सुचाता चंगसारी ने, और ये बिलोंग करती है आपकी थाईलैंड से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, संगीत, राजनीति या फिर पत्रकारिता? तो देखिए यहाँ पे हाल ही में 2025 में आपके अनाउंस किए गए हैं पुलित्जर पुरस्कार, तो ये किससे बिलोंग करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये पत्रकारिता से बिलोंग करता है। पत्रकारिता जो भी आपके टीवी रिपोर्टर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है, जो भी आपकी अच्छी रिपोर्टिंग करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये समझना है कि कथन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए ध्यान से, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा घनत्व पर निर्भर करता है। आपकी यहाँ पे लंबाई दे रखी है और घनत्व दे रखा है। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। तार का प्रतिरोध की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का तार काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कथन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के। अर्थात आपका समानुपाती होगा लेंथ और व्युत्क्रमानुपाती होगा आपका क्षेत्रफल के। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो यूनिट क्या होती है इसकी, तो यूनिट आप याद कर लेना, इसकी यूनिट ओम होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? सैंडल्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप,
पिचर प्लांट, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि मांसाहारी प्लांट कौन सा है, यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन अदर पक्षी पशुओं या फिर जो कीड़े मकोड़ों से प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं। तो इस ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी आपके मांसाहारी पौधे जिनमें सैंडल्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऐसे प्लांट जहाँ पर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इस चीज़ को आप याद कर लेना, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वहाँ पर क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। बेसिकली अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं ये, तो भारत में जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या भारत की सिविल सेवाओं की एक विशेषता है? तटस्थता, निष्पक्षता, पक्षपात, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है। अब बात करते हैं सिविल सेवाओं की। तो सिविल सेवाएं जैसे जिस प्रकार से आपकी यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो सभी सिविल सेवाओं में आती है। जितने भी आपके स्टेट्स बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी में यूपीपीसीएस कराती है, बिहार में आपका बीपीएससी कराती है, तो जितनी भी आपकी सिविल सेवाएं हैं उनका महत्व क्या होता है, तो उनका विशेषता क्या होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तटस्थता और निष्पक्षता। अर्थात वो किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं, किसी की पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सीधे तटस्थ और निष्पक्ष रहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कांस फिल्म महोत्सव 2025 के अंतर्गत किस फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सही कौन सा होगा। पूछा जा रहा है कि कांस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वैगनर मोरा, क्लेवर मेंडोका, टिमोथी स्पेल या फिर चैपल रोआ। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 वैगनर मोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं वैगनर मोरा को किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है द सीक्रेट एजेंट के लिए। क्या दिया गया है आपको? सीक्रेट एजेंट के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। अब बात कर लेते हैं कि जो अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है जिसे ये प्रदान किया गया है? तो एक्ट्रेस है आपकी नादिया मेलेटे। तो इनका भी नाम आप लर्न करेंगे। एक्टर आपका वैगनर हो जाएगा, एक्ट्रेस आपकी नादिया मैगलिन हो जाएगी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? क्योंकि ये 3 ही अवार्ड ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर करके पूछा जाता है। तो ये दिया गया है अन सिंपल एक्सीडेंट, ये याद रखना। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वैगनर मोरा को। तो ये किसके लिए दिया गया है? इनकी फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो नादिया मेलेटी हैं आपकी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो अन सिंपल एक्सीडेंट। ये आपके जो अवार्ड प्रदान किए जाते हैं वो किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यानी जो आपका आयोजन है, कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? तो ये फ्रांस में कंडक्ट किया गया है, जिसमें आपकी फिल्म और टेलीविज़न के लिए आपके पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, लंदन या फिर टोक्यो। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नई दिल्ली में ये कब से कब तक किया गया है? तो ये लेटेस्ट ये आपका 1 से लेकर 3 जून 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो भी बात की जाएगी वो वायु परिवहन यानी आपका एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात
की जाएगी कि किस तरह से इसको मेंटेन करना है, किस तरह से आपकी ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी या ग्लोबल पहुंच को बढ़ाना है। यानी इसके अंतर्गत क्या बात की जा रही है कि रीच कैसे बढ़ा सकते हैं ग्लोबली। अब बात करते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली कहाँ की कैपिटल है? तो ये भारत की कैपिटल है। भारत की कैपिटल कब बनी थी? तो ये आपकी 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? गति, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जड़त्व की माप के बारे में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, द्रव्यमान। बात कर लेते हैं कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व ये क्या है, परिवर्तन होता है। यानी अगर आप किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उस परिवर्तन का विरोध करने का जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो ये आपका एक गुण है जो गुण दर्शाता है आपके परिवर्तन के विरोध को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान की माप है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि भारत में नृत्य और नाटक संगीत को विकास के बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था आपकी जिम्मेदार है? तो सही आंसर होगा आपका संगीत नाटक अकादमी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 2। संगीत नाटक अकादमी आपके नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देती है। ये इसका आपका स्थापना कब हुई है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपकी स्थापना हुई है इसकी 31 मई 1992 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है या इसकी ऑफिस कहाँ पर है? तो इसकी ऑफिस है आपकी न्यू दिल्ली में। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संगीत नाटक अकादमी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मंगोलिया, थाईलैंड, मलेशिया या फिर वियतनाम? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिखर सम्मेलन से अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका किया गया है थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। थाईलैंड के किस शहर में किया गया था, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बैंकॉक में आपका आयोजन किया गया है। भारत की ओर से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की ओर से आपके पीएम मोदी जी के द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया है। अब ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसमें क्या है, जो भी आपकी बे ऑफ बंगाल यानी क्या है, बे ऑफ बंगाल जो खाड़ी है आपकी, उससे संबंधित जितने भी देश हैं इसके मेंबर हैं और ये बे ऑफ बंगाल की जो भी पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका थाईलैंड। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला, यहाँ पर आप टर्म को चेंज कर लेना, मेला है का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब इसका आयोजन कब किया गया है बेंगलुरु में? तो इसका आयोजन किया गया है आपके 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2025 में। अब इसकी जो थीम क्या आती है आपकी, या मुख्य विषय क्या आता है इस आयोजन का? तो इस आयोजन का मुख्य विषय था विकसित भारत के लिए बागवानी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी, जहाँ भी आपकी थीम आती है चाहे वो सम्मेलन हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए कि इसकी मुख्य थीम क्या आती है। तो इसकी मुख्य थीम है आपकी विकसित भारत के लिए बागवानी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नई बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो राजधानी है आपके कर्नाटक राज्य की, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं।
महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता, बाबर, अबुल फजल या फिर बदायूनी। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। महाभारत का फारसी अनुवाद आपसे पूछा गया है जो कि आपके हिंदू लोगों का धर्म ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बदायूं ने। महाभारत का जो अनुवाद किया गया था वो अकबर के कहने पर किया गया है। अकबर के शासनकाल में कह लीजिए इसको कि अकबर के शासनकाल में इसका किया गया था आपका फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद इसका नाम क्या आगे रखा गया था आपका फारसी में? तो इसका नाम रखा गया है रजमनामा। इसको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि महाभारत के फारसी अनुवाद की किताब का नाम क्या है? तो वो है रजमनामा है। लिखा किसने है? बदायूं ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो देखिए क्या पूछा गया है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अब तटरेखा क्या होती है वो समझ लीजिए। मान के चलिए कि मैं भारत का एक मैप बना रहा हूँ जो कि रफली है ये आपका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका तटीय रेखा होती है ये आपके गुजरात है और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो समुद्र वाले किनारे की एरिया है इसे हम तटीय रेखा कहते हैं। यही पूछा गया कि किस आपके राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अब गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपकी गांधीनगर। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल या फिर लेनिन। तो देखिए ऑप्शन सही आंसर है आपके यूनाइटेड नेशन शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूजवेल्ट ने इसका शब्द को गढ़ा था या शब्द दिया था। ये शब्द कब दिया गया था? तो ये शब्द दिया गया था आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हो रहा था इस चीज़ को भी आपको लर्न रखना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो वो हुआ है आपके 1939 से लेकर 1945 तक। उसी दौरान आपके जो रूजवेल्ट थे इन्होंने यूनाइटेड नेशन शब्द गढ़ा था जिसमें कहा था कि कुछ जो राष्ट्र है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि शांति के लिए होगा। तो ये किसके लिए होगा? आपका फॉर द पीस के लिए इसे बनाने की घोषणा की जा रही थी। यूनाइटेड नेशन शब्द पहले इस्तेमाल कब किया गया? तो इसका इस्तेमाल किया गया था 1 जनवरी 1942 को। लेकिन यूनाइटेड नेशंस बन के कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ है आपका 24 अक्टूबर 1945। ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है कि यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ है। तो इसका गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन शब्द सबसे पहले कब गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया है आपका 1 जनवरी 1942। किसके द्वारा? रूजवेल्ट के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर ऑल, योगा फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन वर्ल्ड एंड वन अर्थ। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आपसे थीम पूछी जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपकी 2025 की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये प्रत्येक 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इस बार जो आपका मनाया गया वो कौन सा था? तो इस बार आपका जो मनाया गया वो 11th है। कौन सा है आपका? 11th है। स्टार्ट कब किया गया था इसको मनाना? तो इसको स्टार्ट किया गया है 2015 से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 10 मई, 3 मई या फिर 6 मई। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कब मनाया जाता है या वर्ल्ड बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल को इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करने की थीम क्या थी इसकी।
क्योंकि थीम इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो थीम है इसकी आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी एंड म्यूजिक। फील द बीट ऑफ आईपी। देखिए इसको आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर करके आपकी थीम्स पूछी जाती हैं। अर्थात सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 अप्रैल को। अजमेर की 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक है, ध्यान रखना। तो ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो किसने बनवाया है? सही आंसर पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कब बनवाया था, कैसे बना है ये, वो देख लीजिए। देखिए ये आपका जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है बनवाया, क्रेडिट जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसे एक्चुअल में किसने बनवाया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका 1153 ईस्वी में आपके वैष्णव मंदिर था। ये क्या है आपका, एक वैष्णव मंदिर था ये। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है आपका वैष्णव मंदिर या टेम्पल? ये आपका राजस्थान में है। लेकिन आपके कुछ वर्षों को बीतने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था 1193 ईस्वी में, इसने क्या कर दिया, इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो एक एक पॉइंट है आपका जो कि आपको लर्न करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 3 मार्च, 27 जनवरी, 15 अक्टूबर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। अब इसमें जो आपकी थीम क्या थी, इम्पोर्टेंट थीम है आपकी, ध्यान रखना। तो आपकी जो थीम है वो है आपकी फॉर राइट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। क्या है आपकी? राइट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी गर्ल्स के अधिकार और वुमेन्स के अधिकार इस बार की क्या है आपकी थीम है। 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? स्टिग्लिट्ज़, पॉल सैमुएल्सन, अमर्त्य सेन, जॉन टेन ब्रैगन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था प्रथम बार? तो सही आंसर होगा जॉन टेन ब्रैगन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया आपका 1969 में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे आपके हॉलैंड से। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की, तो ये किसकी याद में दिए जाते हैं? तो आपकी ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किन की याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड आपकी नोबेल की याद में दिए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उनकी स्मृति को संजोने के लिए आपकी रॉयल ब्रिटिश एकेडमी ने आपकी ये पुरस्कार प्रदान करती है। कौन से? आपके नोबेल पुरस्कार। पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था, तो सही आंसर होगा जॉन टेन ब्रैगन को। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना या शिखर धवन। तो देखिए क्रिकेटर्स की जब जब पुस्तकों की बात की जाती है अक्सर करके रेलवे पूछता है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 शिखर धवन ने। शिखर धवन आपके संन्यास ले चुके हैं क्रिकेटर प्लेयर थे आपके भारतीय टीम के। इन्हें मिस्टर आईसीसी के नाम से भी हम जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्या है आपके क्रिकेटर प्लेयर हैं आपके भारत के, ऑलरेडी ये संन्यास ले चुके हैं। इस चीज़ का आप भी याद रखेंगे।
सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है आपकी प्लेइंग एट माई वे। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। इसके अलावा आपकी सुरेश रैना के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जो काफ़ी चर्चा में रही थी और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। बिलीव इट, क्या है आपकी पुस्तक का नाम? बिलीव इट इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें आपके इन्होंने अपने आत्म जो मोटिवेशन होता है उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना में शामिल किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो गरीबी हटाओ का नारा इम्पोर्टेंट है आपका, कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा प्रदान किया गया था। जब आपके ये नारा दिया कब गया था? जब आपके जनरल इलेक्शन 1971 में हो रहे थे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने आपका ये नारा दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। द विनर माइंडसेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सैन वाटसन, शशि थरूर, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी। तो देखिए ये पुस्तक द विनर माइंडसेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सैन वाटसन के द्वारा। सैन वाटसन आपके एक क्रिकेटर प्लेयर थे। एक आपके क्रिकेटर हैं जो कि बिलोंग करते हैं किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब संन्यास ले चुके हैं, ये ऑलराउंडर थे उस समय के, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सैन वाटसन। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गरुड़, सफ़ेद लिली, लिली या फिर सफ़ेद गरुड़? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सफ़ेद लिली। अब इटली के बारे में जान लीजिए। इटली आपका एक यूरोपियन कंट्री है जिसके पीएम सभी को, मैक्सिमम लोग जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनको पता ही होगा। इसकी जो पीएम है वो मेलोनी है। क्या है आपकी? मेलोनी है, जो कि अक्सर करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में ये रील्स वायरल होती रहती हैं इनकी। यहाँ पे जो कैपिटल है आपकी इटली की वो क्या है? तो कैपिटल है आपकी रोम। ध्यान रखना G7 का यहाँ पर आपका 2024 में आयोजन भी किया गया है, तो इस चीज़ के लिए भी आप इटली को याद कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सफ़ेद लिली। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ द लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस या ह्यूगो डिवेरिज? तो देखिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके ये पुस्तक आपसे कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी जीवित प्राणी को रहना है तो वो अपने आप को नेचर के द्वारा ढाल लेता है, तो उसी के अनुसार वो सर्वाइव कर पाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो देखिए रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बना था? इम्पोर्टेंट है, लर्न करना ही करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसने इसे 8th टाइगर रिजर्व घोषित किया है। क्या किया है? 8th टाइगर रिजर्व घोषित किया है आपके एमपी में, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल के पास में स्थित है। अब बात कर लेते हैं एमपी की। तो एमपी की कैपिटल क्या है आपकी? तो भोपाल कैपिटल है। जिसके सीएम कौन है? तो मोहन यादव यहाँ के सीएम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश में स्थित है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य।
ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेरेव या टेलर फ्रिज। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेनिक सिनर ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं जेनिक सिनर के बारे में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं इटली से। कौन से प्लेयर हैं आपके? तो ये टेनिस प्लेयर हैं। क्या है आपके? टेनिस प्लेयर हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो रनर अप कौन रहा था इसका? तो रनर अप रहा है आपका अलेक्जेंडर जेरेव। अब फीमेल की बात करें कि फीमेल में कौन विजेता रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा आपका मैडिसन कीज। क्या नाम है उनका? मैडिसन कीज उनका नाम है, जो कि बिलोंग करती है आपकी यूएसए से। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? जेनिक सिनर, जो कि बिलोंग करते हैं आपके इटली से। जबकि रनर अप कौन रहा है? अलेक्जेंडर जेरेव। और आपकी फीमेल में विजेता कौन है? तो मैडिसन कीज आपकी फीमेल विजेता है, जो कि बिलोंग करती हैं यूएसए से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भीमबेटका पुरापाषाण काल की एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। देखिए इम्पोर्टेंट है आपका भीमबेटका पुरापाषाण। भीमबेटका जो आपकी गुफाएं हैं वो कहाँ पर है आपकी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी आपका एक जिला है रायसेन। क्या जिला है आपका? रायसेन जिले की पहाड़ी पर ये आपकी उसके अंतर्गत स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत आपकी पेंटिंग्स पाई जाती हैं, जो कि बिलोंग करती हैं आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं? पाषाण काल से आपकी बिलोंग करती हैं। हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। तो सही आंसर होगा आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? देखिए यहाँ पर तत्व स्थल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। हॉट स्पॉट है आपके क्वेश्चंस में आते ही है कि कौन से भारत में हॉट स्पॉट्स स्थल है, यानी प्लेसेस हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कौन सा जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट प्लेसेस है या फिर क्षेत्र है। सही आंसर होगा सुंदरबन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर गंगा का मैदान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट। ध्यान रखना भारत में हॉट स्पॉट 4 पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका क्या आ गया? पश्चिमी घाट। नंबर 2 पर आपका अंडमान एंड निकोबार है। और नंबर 3 पर आपका जो नॉर्थन ईस्टर्न का एरिया है वो आता है आपका। और चौथा आपका लक्षद्वीप है। इनको आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 17 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर जापान। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इवेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, एक या दो क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स है, जिसका आयोजन किया गया है आपके ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस कंट्री में। फ्रांस में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका किया गया है पेरिस शहर में। किस नदी के किनारे किया गया है? तो ये आपके सीन रिवर के किनारे पर किया गया है। एडिशन कौन सा है? ऑलरेडी आपको पता चल गया, ये आपका 17th एडिशन है। पैरालंपिक गेम्स हैं आपके। अब इसके अंतर्गत भारत का जो प्रदर्शन है वो समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके आने ही आने हैं। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो भारत ने टोटल मेडल 29 जीते हैं, जिसके अंतर्गत आपके कितने गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैं आपके? तो 7, 9 एंड 13 आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं।
भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला कौन सी हैं? तो एक नाम आज जो अक्सर करके आपको रखना है वो है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा जी का नाम आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इन्होंने 2020 और 2024 दोनों में ही आपका शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो यानी भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल लगातार जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा विटामिन जो रक्त का थक्का जमने में आपकी मदद करता है वो कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है, जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या है आपका? रतौंधी रोग है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है आपका। और विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता कम हो जाती है। इनको भी आपको लर्न रखना है, इम्पोर्टेंट है। अक्सर करके विटामिन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन ऐसा कौन सा है जिसमें रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो सही आंसर होगा विटामिन के। गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पानसु मिट्टी, दुमटी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लोयस मिट्टी? तो देखिए, गर्म रेगिस्तान और उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोयस मिट्टी। अब लोयस मिट्टी कहाँ पर अक्सर करके पाई जाती है? तो ये आपकी वेस्टर्न घाट में अक्सर करके ये पाई जाती है। जितने भी आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैं, चाहे वो महाद्वीप हो, उनमें अक्सर करके ये मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर आपकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? हॉट एंड ह्यूमिड होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोयस मिट्टी। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक नहीं है, इसको चेंज कर लेना, मैग्नेस्थनीज है। क्या है आपका? मैग्नेस्थनीज है आपका। मैग्नेस्थनीज भारत आने वाले, चलिए इसको देख लीजिए एक बार ढंग से। मैग्नेस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे। उसका संबंध किस देश से है? तो देखिए यहाँ पर आपकी अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका जो मैग्नेस्थनीज है वो सबसे पहले खोजकर्ता थे, वो भारत में किस देश से आए थे, यानी उनका संबंध किससे है? यूनान, मिस्र, स्पेन या इटली? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनान से इनका संबंध है। अब ये किसके दरबार में आए थे? तो भारत में उस समय जो राज्य था वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, उनके समय में ये आपके भारत में आए थे। अब आपके जो मैग्नेस्थनीज थे किसने भेजा था? तो इनको जो राजा थे, इसका राजा सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। तो इसने भारत में आकर लगभग 7 ईयर्स भारत में रहे थे। इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। इनकी एक फेमस पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है, इंडिका। क्या इनकी पुस्तक का नाम है? इंडिका है, जिसमें किसके बारे में पाया जाता है? तो मौर्य एम्पायर के बारे में इनकी पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनान। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए जिससे कि समझ में आ सके। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेस्थनीज दो हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। भेजा किसने था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, अलवर्नी, इनायत खान या फिर दारा शिको? तो जब भी इस तरह की पुस्तकों के नाम आते हैं, अक्सर करके आपके रेलवे क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद किसके द्वारा आपकी लिखी गई है?
तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अलुवर्नी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब इस पुस्तक के बारे में किसके बारे में लिखा गया है, कितना लिखा गया है, वो आपका बताया गया है। तो जो किताब उल हिंद है, पहले तो इसकी लैंग्वेज देख लीजिए कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि अक्सर करके इस तरह से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो ये जो लिखी गई है वो अरबी भाषा में लिखी गई है, अलवर्नी के द्वारा लिखी गई है। अलवर्नी भारत किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ में ये भारत आया था। किताब उल हिंद में किसके बारे में लिखा है, तो भारत की स्थिति के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये चीज़ आप भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की एग्रीकल्चर है, इन सब चीज़ के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया। किसके द्वारा, अलवर्नी के द्वारा, जो कि इसकी भाषा है जो इम्पोर्टेंट मानी गई है वो है अरबी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक या पुस्तक किसने लिखी है, चेतन भगत, शशि थरूर, बी.एस. नायपाल या फिर सलमान रुश्दी। तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शशि थरूर। शशि थरूर कौन है, तो ये आपके भारत के बड़े पॉलिटिशियन है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। ये आपके पॉलिटिशियन है, एमपी है, कहाँ से है, ये केरला से है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके बारे में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी जब भारत आपका औपनिवेशिक था। क्या था आपका, भारत औपनिवेशिक था आपका, उस समय के बारे में इसमें लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यानी जब हम लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत थी या ब्रिटिश की हुकूमत थी, उस समय उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए, भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, इस बुक में लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शशि थरूर। कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1912। तो देखिए ऐसा कौन सा एक्ट है जिसे मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत परिषद अधिनियम 1909। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, हेनरी बेंडर्स, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट एलिस्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत में राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर रीड। इनके साथ में एक और व्यक्ति का नाम आता है, उसे भी आपको लर्न करना है, थॉमस मुनरो इनके साथ में और थे, उनको भी आपको लर्न करना है। अब इसके अंतर्गत जो प्रणाली थी आपकी टैक्सेशन प्रणाली है आपकी, जिसके अंतर्गत आपके जो फार्मर्स हैं उनको ही ज़मीन का मालिक बनाया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी, तो ये प्रणाली आपकी लागू की गई थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये प्रणाली लागू की गई है आपकी मुंबई प्रेसिडेंसी में, और कुछ क्षेत्र आपका जो असम का आता है कुर्ग, उस क्षेत्र में भी इसको लागू किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, हांगकांग, जेम्स रॉबिन्सन, निहाल हिंडाल्को, सिम्सन जॉनसन। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हांगकांग को ये आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपकी जो एक राइटर है, क्या है आपकी राइटर हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपकी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया आपका एक एशियन कंट्री है, इस चीज़ को याद रखना। अब इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया है ये नोबेल पुरस्कार, इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक हो जाती है। तो इनकी पुस्तक है द वेजिटेरियन। क्या पुस्तक का नाम है, द वेजिटेरियन इनकी पुस्तक का नाम है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
यूनेस्को की विश्व धरोहर में आगरा का किला को कब सम्मिलित किया गया था? 1983, 1985, 1986, 1987। तो देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में आपके आगरा के किले को कब सम्मिलित किया गया है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1983 में इसको सम्मिलित किया गया। अब आगरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कि ये आगरा में स्थित है और आगरा स्थित है आपके यूपी में। आगरा किसके द्वारा, यानी आगरा के बारे में जान लीजिए क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं। आगरा का निर्माण या आगरा कब बसाया गया था? तो ये 1504 में बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसे बसाया गया था। किसके किनारे पर बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। बात कर लेते हैं आगरा के किला यानी यूपी में कौन कौन सी चीज़ें जो 1983 में आपकी सम्मिलित की गई थी। एक साथ 3 को किया गया था आगरा का किला आपका, दूसरे नंबर का था आपका ताजमहल और इसमें सम्मिलित किया गया था फतेहपुर सीकरी को। यानी 3 चीज़ों को आपके आगरा में ही आपका सम्मिलित किया गया है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं विश्व धरोहर की, तो भारत की कितनी धरोहर इसमें शामिल है? तो भारत की धरोहर शामिल है आपके 43। क्वेश्चन में पूछा गया था आगरा के किले को सम्मिलित किया गया 1983। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमीन। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है 1897 ईस्वी में पहला विटामिन बी खोजा गया था, इसका नाम है थायमीन। ऑप्शन सही आंसर होगा 4। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी के बारे में। इससे थायमीन से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे बीमारी होती है आपकी वेरी। इस डिसीज़ को भी आपको लर्न रखना ही रखना है, ये ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। ये आपका चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो यहाँ पर जो अप्रवासी आपके हैं, क्या है? अप्रवासी जो आपके पक्षी हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपके आते हैं और उनका यहाँ पर प्रजनन वगैरह होता है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसके सीएम है आपके MK स्टालिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से आज की क्लास में हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको अपना नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जितनी भी हमारी आगे की क्लासेस हैं इसी टाइम से आपकी आती रहेंगी। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, हम बहुत जल्द से पैट 2025 का रिवीजन लेकर आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत GS के 50 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाएगा, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आपकी भर्ती 2025-26 में उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं उन सब के लिए पैट 2025 बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका जो पैट 2025 की प्रैक्टिस लेकर आने वाले हैं वो न्यू पैटर्न पर बेस्ड होगी, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन जो कि सिलेबस वार दिए गए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।